वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रारूपी पुष्प की संरचना के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम एक आवृतबीजी पौधे के जो पुष्प हैं उनकी संरचना और हर एक पार्ट के क्या कार्य है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प क्या है अथवा पुष्प किसे कहते हैं या फिर हम पुष्प की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो किसी भी आवृतबीजी पौधों में पूर्ण परिवर्धन के पश्चात प्रारूप पर बनी हुई एक विशेष संघनित संरचना पुष्प कहलाती है। तो आइए मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। तो जब पौधों में जड़, तना और पत्तियां पूर्ण रूप से बन जाती हैं यानी कि पूर्ण परिवर्धन हो जाता है, तो उसके पश्चात जनन की तैयारियां पौधों में होने लगती हैं। तो जिसके फलस्वरूप जो प्ररोह है, प्ररोह पर एक विशेष प्रकार की संघनित संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं पुष्प। और पुष्प ही पौधे का जननांग है, यानी कि पुष्प में ही नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुष्प जो है पौधे का जनन अंग है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। तो यहाँ पर एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना दी हुई है और पुष्प में नीचे की ओर एक डंठल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेडिकल। तो यदि हम बात करें ऐसे पुष्प जिनमें कि पुष्प वृंत पाया जाता है यानी कि पुष्प वृंत होता है, उन्हें हम सवृंत पुष्प कहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी पुष्प में पुष्प वृंत नहीं पाया जाता। तो जब पुष्प वृंत नहीं पाया जाता तो हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पुष्प जिनमें कि पुष्प वृंत नहीं पाया जाता तो उन्हें हम बोलते हैं अवृंत पुष्प। अब यदि इस पुष्प वृंत के ऊपर की ओर चला जाए तो आप देखेंगे कि पुष्प में एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम पुष्पासन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। तो याद रखिएगा कि पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस, और थैलमस पर ही पुष्प के जो अन्य पार्ट होते हैं, जो जरूरी भाग होते हैं, वे लगे होते हैं। तो पुष्प के जरूरी भाग कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। तो किसी भी पुष्प में 4 मुख्य भाग होते हैं। तो यदि हम पुष्प में बाहर से अंदर की ओर जाएं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर देखें, तो सबसे पहला भाग है बाह्य दलपुंज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कैलिक्स। दूसरा है दलपुंज जिसे इंग्लिश में हम कोरोला बोलते हैं। तो ये पहले और दूसरे यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक अंग होते हैं, या फिर हम इसे पुष्प के सहायक चक्र भी कहते हैं। तीसरा है पुमंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एंड्रोसियम, और चौथा है जायांग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम गाइनीसियम। तो ये 4 भाग पुष्प के होते हैं। तो तीसरा और चौथा यानी कि पुमंग और जायांग ये पुष्प के जनन चक्र होते हैं, यानी कि एक तरह से ये पुष्प के जनन अंग है। तो आइए एक एक करके मैं सभी चारों चक्र के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला है बाह्य दल पुंज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कैलिक्स। इन्हें हम फ्लोरल लीफ भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर में सबसे बाहर की ओर एक ग्रीन कलर की संरचना दिखाई देती है जिसे हम बाह्य दल पुंज, ठीक है, या फिर कैलिक्स कहते हैं। अगर हम एक को देखेंगे, मतलब अगर 4-5 है एक साथ, तो उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। लेकिन अगर हम एक देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे बाह्य दल, इंग्लिश में बोलेंगे सेपल। तो याद रखिएगा सेपल के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल के पूरी संरचना एक साथ मिला दी जाए, यानी कि पूरे को अगर हम एक साथ लें तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। तो आइए बात करते हैं हम बाह्य दल पुंज के कार्य के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि कलिका अवस्था में ये पुष्प की रक्षा करते हैं। तो जब पुष्प कली के रूप में होता है तो ये जो बाह्य दल पुंज होते हैं पुष्प की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये हरे रंग के होते हैं, और हरे रंग के होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो बाह्य दल पुंज के 2 कार्य हो गए। पहला कार्य है पुष्प की रक्षा करना और दूसरा कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। नेक्स्ट अब बात करते हैं पुष्प के दूसरे भाग की, जो कि है दलपुंज जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरोला। तो पुष्प के बाह्य दल के बाद जस्ट पाया जाता है दलपुंज जिसे हम बोलते हैं कोरोला। यह पुष्प का सहायक दूसरा चक्र होता है और ये प्रायः रंगीन होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह भाग है दलपुंज जिसे हम बोलते हैं कोरोला। तो यदि ये ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोरोला यानी दलपुंज। लेकिन अगर हम एक की बात करें, यानी कि अगर एक लिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं पेटल यानी कि दल।
तो पुष्प का जो आप रंगीन भाग देखते हैं जैसे कि लाल, नीला, पीला, बैंगनी, तो पुष्प का जो कलरफुल भाग होता है वो होता है दलपुंज। तो इनका ये जो रंग होता है वो वर्णक एंथोसायनिन के कारण होता है। तो ये जो एंथोसायनिन है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग, अलग अलग आकार का होता है। ये नहीं कि हर एक पुष्प में ये एक ही जैसा हो, जैसे जैसे अलग अलग पुष्प होते हैं अलग अलग प्रकार के एंथोसायनिन होते हैं। आइए बात करें हम इनके कार्यों की। तो हम सभी जानते हैं ये रंगीन होते हैं, इस कारण ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। तो इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कार्य है वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना है, क्योंकि ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने की वजह से पुष्प इनकी ओर आकर्षित होते हैं। आइए चलते हैं पुष्प के तीसरे भाग की ओर, जो कि पुमंग है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रूसियम। यह पुष्प का नर भाग होता है। अगर ये ग्रुप में रहते हैं तो उसको बोलते हैं पुमंग यानी कि एंड्रूसियम। अगर एक को लेंगे तो उसको बोलते हैं हम पुंकेसर यानी कि स्टेमन। तो इस प्रकार से कहा जाए तो पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग होता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। यदि बात करें हम इनकी संख्या की, तो अलग अलग जाति के पुष्पों में इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक ही प्रकार की जाति के पुष्पों में इनकी संख्या समान होती है। तो यदि हम पुंकेसर की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में आप देखेंगे जो नीचे की ओर डंठल की तरह संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे पुतंतु। और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है, फुला हुआ भाग है, जिसे हम बोलते हैं परागकोश यानी कि पोलन सैक। पोलन सैक को हम एंथर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, परागकोश कहिए, पोलन सैक कहिए या फिर एंथर कहिए, बात एक ही है। तो परागकोश का कार्य क्या है आइए समझते हैं। तो ये जो परागकोश होते हैं, आप ऊपर की ओर फूला हुआ भाग देख रहे हैं जिसे हम परागकोश बोलते हैं। तो परागकोश में परागकण बनते हैं जो पुष्प के नर युग्मक कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होता है, उसी तरह किसी भी पौधे के नर युग्मक होते हैं परागकण। चलिए पुष्प के अंतिम भाग की बात करते हैं। और पुष्प का जो अंतिम भाग है हम सभी जानते हैं वो है जायांग, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं गायनीसियम। तो ये ग्रुप में रहेगा तो जायांग बोलेंगे, लेकिन अगर एक रहेगा तो उसे हम बोलेंगे स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कार्पेल। तो ये पुष्प का मादा जननांग है जो कि पुष्प के बीचों बीच पाया जाता है। तो यदि हम बात करें जायांग की परिभाषा की, तो जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। यदि हम बात करें इसके भागों की, तो नीचे की ओर आप इसका फूला हुआ भाग देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं अंडाशय, और इंग्लिश में बोला जाता है ओवरी। और इसी के अंदर निषेचन होता है और इसी के अंदर बीज बनने वाली संरचनाएं होती हैं। और बीज जिस संरचना से बनता है उसे हम बोलते हैं बीजांड, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओव्यूल। और ये जो पूरा अंडाशय है इसी से फल बनता है, यानी कि अंडाशय जो है फल के निर्माण में भाग लेता है। अब इसी से ऊपर की ओर लगा हुआ पतला भाग देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं वर्तिका, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टाइल। वर्तिका के ऊपर आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जायांग का तीसरा भाग है जिसे हम बोलते हैं वर्तिका, इंग्लिश में बोला जाता है स्टिग्मा। तो परागण के द्वारा जो परागकण होते हैं इसी वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर आते हैं और अंकुरित होते हैं और उसके बाद निषेचन करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य पुंज जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स, दूसरा है दलपुंज जिसे बोलते हैं हम कोरोला, तीसरा भाग है पुमंग जिसे हम बोलते हैं एंड्रूसियम, और चौथा भाग है गायनीसियम जिसे हिंदी में बोला जाता है जायांग। तो बाह्य दल और दलपुंज ये सहायक चक्र है, पुमंग जो है नर जननांग है और जो जायांग है यह एक मादा जननांग है। तो इस प्रकार से ये हुआ एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। आने वाले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए आगे के पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे।